दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे देश के लिए उम्मीद की किरण की तरह है, जो हमारे देश के हर नागरिक को समानता और न्याय का वादा करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी और जस्टिस के लिए बनाया गया है, ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिल सके। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 14, जो हर इंडियन सिटीजन को समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 इंश्योर्स कि हर इंडियन सिटीजन को लॉ के सामने इक्वल ट्रीट किया जाए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। इसे रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं, जो किसी भी डेमोक्रेसी की नींव होती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून सबके लिए समान है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये प्रिंसिपल हमारे जुडिशियल सिस्टम को फेयर और इम्पार्शियल बनाता है। ये इंश्योर करता है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसे लॉ के सामने इक्वल ट्रीट किया जाए। आर्टिकल 14 किसी भी तरह के भेदभाव और अन्याय से हमें बचाता है और एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहां हर कोई सेम रूल्स फॉलो करे और इक्वल राइट्स एंजॉय करे। ये आर्टिकल हमें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है और इंश्योर्स करता है कि हर किसी को न्याय मिले, और एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहां हर कोई सेम रूल्स फॉलो करे और इक्वल राइट्स एंजॉय करे। लेकिन आर्टिकल 14 का सिग्निफिकेंस सिर्फ लीगल डेफिनेशन तक ही सीमित नहीं है। ये एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी का मूल मंत्र है, जहां हर नागरिक को डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। ये फंडामेंटल राइट हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस बताता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या जेंडर का हो। आर्टिकल 14 सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये इंडियन डेमोक्रेसी की नींव है। ये इक्वालिटी का वादा है, फेयरनेस का कमिटमेंट है और हर किसी के लिए जस्टिस की लड़ाई का प्रतीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स, जो इंडियन सोसाइटी में फैली इनइक्वालिटी से वेल अवेयर थे, उन्होंने इक्वालिटी को नए और इंडिपेंडेंट इंडिया का बेस बनाया। उनका विजन एक ऐसे समाज का था जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और हर किसी को अपनी पूरी पोटेंशियल अचीव करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। आर्टिकल 14 उनके विजन का प्रमाण है और एक ट्रूली इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की हमारी जर्नी का रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि इक्वालिटी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। ये आर्टिकल हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाने का मार्गदर्शन करता है, जहां हर किसी को समान अधिकार और अवसर मिले। हमें आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाना होगा, ताकि हम एक ट्रूली इंक्लूसिव और इक्विटेबल सोसाइटी बना सकें। ये हमारे संविधान निर्माताओं के विजन का सम्मान है और हमें उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी। आइए हम सब मिलकर आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारें और एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान के इस महत्वपूर्ण हिस्से का सम्मान करें और इसे अपने जीवन में लागू करें। आर्टिकल 14 हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने का वादा करता है, जहां हर किसी को समान अवसर और अधिकार मिले। आइए हम सब मिलकर इस वादे को पूरा करें और एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने संविधान के इस महत्वपूर्ण हिस्से का सम्मान करें और इसे अपने जीवन में लागू करें। यह हमें याद दिलाता है कि इक्वालिटी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। आइए हम सब मिलकर आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारें और एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करें। आर्टिकल 14 इक्वालिटी को डिफाइन करने का यूनिक तरीका बताता है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स शामिल हैं। यह ड्यूअल नेचर इसे और भी कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है। पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यह कंसेप्ट हमें इंग्लिश कॉमन लॉ से मिला है। यह एक पुरानी लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति या ग्रुप को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। हर कोई समान रूप से कानून के अधीन होगा। लॉ की नजर में सब बराबर हैं। यह प्रिंसिपल समाज में फेयरनेस और जस्टिस को प्रमोट करता है, यानी सेम लॉज सब पर लागू होते हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हर लोकतंत्र की नींव है। यह प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि हर किसी को अपने एक्शंस के लिए फेयर तरीके से अकाउंटेबल ठहराया जाए। यह ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है। दूसरा एस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये आइडिया हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट से मिला है। यह एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है। यह पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इंश्योर करता है कि लॉ सबके साथ इक्वल बिहेव करे, अगर उनकी सिचुएशन सेम हो। यह फेयरनेस और इक्वालिटी को सुनिश्चित करता है। सिर्फ लॉ को इक्वली अप्लाई करना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट भी करे। यह प्रोटेक्शन हर नागरिक का अधिकार है, यानी स्टेट,
लॉ को लागू करते समय किसी भी व्यक्ति या ग्रुप के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यह डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक मजबूत कदम है। आर्टिकल 14 का यह पहलू हमारे समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हिस्टोरिकल और सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज से जूझ रहा है। यह एक इक्विटेबल सोसाइटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये दोनों प्रिंसिपल्स अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो मिलकर एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाते हैं। यह बैलेंस और हार्मनी को प्रमोट करता है। जहां इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये इंश्योर करता है कि हर कोई सेम रूल्स फॉलो करे, वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज ये इंश्योर करता है कि उन रूल्स को फेयरली और जस्टली अप्लाई किया जाए, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की स्पेसिफिक सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए। यह होलिस्टिक अप्रोच है। ये दोनों प्रिंसिपल्स मिलकर एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जो हर व्यक्ति की डिग्निटी और वैल्यू का रिस्पेक्ट करता है। यह एक इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल सोसाइटी की ओर ले जाता है। हालांकि आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, लेकिन यह मानता है कि हर सिचुएशन में हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करना हमेशा ट्रू इक्वालिटी नहीं ला सकता। यहीं पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। यह प्रिंसिपल स्टेट को यह अलाउ करता है कि वो अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग लॉज बना सके, बशर्ते कि ऐसा डिफरेंस रीजनेबल और जस्टिफाइबल हो। इससे यह इंश्योर होता है कि लॉ इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट को वायोलेट किए बिना स्पेसिफिक नीड्स और सर्कमस्टेंसेस को एड्रेस कर सके। किसी भी क्लासिफिकेशन को रीजनेबल मानने के लिए उसे दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस पूरी करनी होती है। पहला, वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्लियर, रैशनल और उन ग्रुप्स के बीच जेन्युइन डिफरेंस पर बेस्ड होना चाहिए जिनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है। ये डिफरेंस आर्बिट्रेरी या बिना किसी ठोस कारण के नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्लासिफिकेशन और लॉ के ऑब्जेक्टिव के बीच एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए, यानी क्लासिफिकेशन का लॉ के पर्पस से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए और उस पर्पस को अचीव करने का प्रोपोर्शनेट तरीका होना चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल यह मानता है कि इक्वालिटी का मतलब एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यह मानता है कि फेयरनेस और जस्टिस लाने के लिए अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग अप्रोचेस की जरूरत हो सकती है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करके आर्टिकल 14 इक्वालिटी की जरूरत और एक डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को गवर्न करने की प्रैक्टिकल रियलिटीज के बीच बैलेंस बनाता है। ये स्टेट को इक्वालिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल को कमजोर किए बिना स्पेसिफिक नीड्स और वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करने की परमिशन देता है। इस तरह रीजनेबल क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करता है कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो, लेकिन यह भी ध्यान रखता है कि विभिन्न समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को भी संबोधित किया जाए। यह प्रिंसिपल यह भी मानता है कि समाज में विभिन्नता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए कानून को लचीला और अनुकूल होना चाहिए। इस प्रकार रीजनेबल क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करता है कि कानून न केवल न्यायपूर्ण हो, बल्कि व्यावहारिक और प्रभावी भी हो। यह प्रिंसिपल यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून का उद्देश्य स्पष्ट और तार्किक हो और इसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए उपाय उचित और आनुपातिक हों। इस प्रकार रीजनेबल क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करता है कि कानून सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान हो, लेकिन यह भी ध्यान रखता है कि विभिन्न समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को भी संबोधित किया जाए। यह प्रिंसिपल यह भी मानता है कि समाज में विभिन्नता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए कानून को लचीला और अनुकूल होना चाहिए। इस प्रकार रीजनेबल क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करता है कि कानून न केवल न्यायपूर्ण हो, बल्कि व्यावहारिक और प्रभावी भी हो। यह प्रिंसिपल यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून का उद्देश्य स्पष्ट और तार्किक हो और इसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए उपाय उचित और आनुपातिक हों। Lines for scene 4 to be provided. चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस की। वैसे तो आर्टिकल 14 लॉ के सामने इक्वालिटी और लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन देता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इन एक्सेप्शंस में अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन और रीजनेबल क्लासिफिकेशन शामिल हैं, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज स्टेट को अलाउ करती हैं कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की तरक्की के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन उन मेजर्स को रेफर करता है जो सर्टेन ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं, जैसे कि स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशंस। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि लॉ अलग अलग ग्रुप्स के साथ डिफरेंटली ट्रीट कर सकता है।
अगर ऐसा करने के पीछे कोई रीजनेबल बेसिस हो। ये एक्सेप्शंस असल में इक्वालिटी लाने और हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये मेजर्स आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ये इंश्योर करते हैं कि ट्रू इक्वालिटी एक्चुअली अचीव हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि वो अपने पावर्स और ड्यूटीज का यूज करने के लिए किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। बेसिकली ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि देश के हाईएस्ट ऑफिसर्स बिना किसी लिटिगेशन के डर के काम कर सकें। हालांकि ये इम्यूनिटी एब्सोल्यूट नहीं है और ये उन कामों पर लागू नहीं होती जो पर्सनल कैपेसिटी में किए गए हों। इक्वालिटी और सोशल जस्टिस में बैलेंस बनाना बहुत ही डेलिकेट काम है। आर्टिकल 14 लॉ के सामने इक्वालिटी तो इंश्योर करता ही है, साथ ही ये डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत को भी एक्नॉलेज करता है। ये बैलेंस हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को खत्म करने और सभी सिटीजन्स के लिए फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है। चैलेंज ये है कि सोशल जस्टिस के लिए उठाए गए कदम इक्वालिटी के प्रिंसिपल का वायोलेशन न करें। आर्टिकल 14 को इंटरप्रेट और इन्फोर्स करने में जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपने लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू कोर्ट्स ने इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के दायरे को बढ़ाया है। उन्होंने ऐसे लॉज और प्रैक्टिसेस को खत्म किया है जो इन प्रिंसिपल्स का वायोलेशन करते हैं, और ये इंश्योर किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट बनी रहे। जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन की तरह एक्ट करता है और कंटेम्पररी नीड्स को पूरा करने के लिए अपने इंटरप्रिटेशंस को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता रहता है। फ्यूचर में आर्टिकल 14 इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक कॉर्नरस्टोन बना रहेगा। ये नेशन को इक्वालिटी और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को नेविगेट करने में गाइड करेगा। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी, वैसे वैसे इस फंडामेंटल राइट के इंटरप्रिटेशंस और एप्लीकेशंस भी इवॉल्व होंगे। इंडिया का फ्यूचर हमारे कलेक्टिव कमिटमेंट पर डिपेंड करता है कि हम आर्टिकल 14 में एनश्राइंड वैल्यूज को अपहोल्ड करें और सभी के लिए